टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के आए हुए प्रीवियस पेपर का। तो ये हमारी सीरीज की 63 नंबर की वीडियो है। इससे पहले 62 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश 3,453 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है सब इंजीनियर की, और जिसके फॉर्म फिल होने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। About me, here is my contact number, here is my Insta ID and here is my Pariksha app code. If you want to join Telegram group, join this group, search and use this group. और उसके साथ ही अगर आपको परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो आप एक कूपन कोड यूज कीजिए, जिससे कि आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, और जिसमें आपको 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में परीक्षा ऐप पे जो कि आपको मिल जाएगी। तो आज की हम वीडियो में जो साइंस सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो 2018 के आए हुए पेपर का हम प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे, तो जिसमें साइंस टॉपिक हमारा है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सर्दियों के दौरान भूमि का आसमान तापमान ठंडे और उत्तरी दक्षिण क्षेत्रों में हवाएं उत्पन्न करती है। ये तमिलनाडु आंध्र के कुछ हिस्सों में वर्षा लाती है। ये क्या होता है? तो ये जो कि होता है कि जैसे कि अनइवन एरिया होता है, जैसे कि सर्दियों के दौरान जो कि भूमि का तापमान असमान हो जाता है, यानी अनबैलेंस हो जाता है। उसके बाद तापमान में जो कि पश्चिमी क्षेत्र से हवाएं आती है, जैसे कि भारत का नक्शा है, उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र से है यानी गुजरात साइड से या गल्फ ऑफ खम्मात से जो कि हवाएं आती हैं, और वो क्या करती हैं तो रीएटिंग मानसून लाती है, यानी निर्वर्तनीय मानसून लाती हैं। उसके अलावा भारत का जो कि नॉर्थ में, उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज विच। तो वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, यानी गर्म रक्त प्राणी होते हैं। तो कौन होते हैं? जो कि निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। तो गर्म जो कि अपने शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। और वार्म ब्लडेड कौन है? तो जैसे मनुष्य ही वार्म ब्लडेड प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आइडेंटिफाई द अवक्षेपण अभिक्रिया की पहचान करें। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की पहचान करें, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? तो उसके बाद इसमें करेक्ट आंसर है, जैसे कि हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद इन दोनों को, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को हम मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 बनता है। सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? NaNO3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? तो थर्ड नंबर जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन थर्ड होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि मोटर वाहनों में अग्रदीप हेडलाइट में परावर्तक का उदाहरण क्या है? तो इसका परावर्तक का उदाहरण क्या होता है? तो जैसे कि इसमें अवतल दर्पण यूज करते हैं। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण ऐसे होता है, जैसे कि इसमें इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे कनकेव मिरर को बोलते हैं, इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इसमें जैसे कि ये पॉइंट होता है, इस पर लाइट आती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, और कनकेव मिरर पे ऐसे होता है तो लाइट आती है इस तरह से। और गोलाकार मिरर क्या होता है? तो गोलाकार ऐसे होता है। उसके बाद समतल मिरर क्या होता है? जिसमें हम सीधा देखते हैं, यानी अपना फेस देखते हैं, तो समतल मिरर कहते हैं। इसके अलावा समतल मिरर का इमेज कैसा बनता है? तो इनफाइनाइट इमेज बनता है, क्योंकि इमेज आती है और उसी पर रिटर्न हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर समतल मिरर लगे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि कन्वेक्स यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि परावर्तक का उदाहरण है। तो मोटर वाहनों में परावर्तक का उदाहरण क्या होता है? तो कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर जो कि अवतल दर्पण होता है। उसके बाद जल स्तर में अवक्षय के कारण है। तो अवक्षय के क्या कारण है? तो जल दर्पण में जो कि अवक्षय के कारण है अल्प वर्षा, यानी कम वर्षा होती है, उसे अल्प वर्षा कहते हैं। यानी इस जो कि अल्प वर्षा होती है, इसे
जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है वाल्क इन आइस, यानी बर्फ़ में चलने के लिए। जो कि ध्रुवीय बालू होते हैं इनके पंजे चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं, जो अनुकूल होते हैं, जो कि ध्रुवीय बालू होते हैं, और ध्रुवीय बालू जो कि बर्फ़ पर चलने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जैसे कि ऊँट भी होता है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में ऊँट होता है तो उनके जो पैर होते हैं वो भी चपटे होते हैं, क्योंकि वो पानी जो कि बालू में जो कि एकदम धंसे ना और चपटे होते हैं, इसलिए वो आसानी से ऊँट चल लेते हैं। और ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और भारत में रेगिस्तान कहाँ पे है? तो राजस्थान में रेगिस्तान है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, निम्नलिखित में से सिंचाई के विधियों में रेतीली मिट्टी में कौन सी विधि उपयोगी है? तो सिंचाई के लिए रेतीली मिट्टी में कौन सी विधि होती है? जैसे कि हम बेसिन मेथड की बात करें तो बेसिन इरिगेशन क्या होता है? जैसे कि हम एक पार्टिकुलर पॉइंट को बना देते हैं, तो उस तरह से वहाँ पे जैसे खेतों की सिंचाई करने के लिए बेसिन बना देते हैं। बेसिन क्या होता है? मतलब कैचमेंट होता है, एक पार्टिकुलर एरिया जिसमें जैसे घर में खाना बनता है और जैसे किचन में बेसिन होता है ना, उसी तरह कि एक पार्टिकुलर होता है। उसके बाद हम दूसरा समझते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। तो स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है? जैसे पाइपें बिछी रहती हैं, उनमें फाउंटेन की तरह ऐसे फाउंटेन की तरह जैसे पाइपें रहती हैं, उसमें फाउंटेन की तरफ फव्वारे होते हैं, तो इसे स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद कैनाल इरिगेशन क्या होता है? जैसे मतलब पानी का फ्लो रिवर से डाइवर्ज करके और जो कि स्मूथ मतलब फ्लैट सरफेस एरिया पर फ्लो करा दिया जाता है। उसके बाद फोरो इरिगेशन क्या होता है? तो फोरो इरिगेशन ये होता है कि जैसे पानी है, इसमें अलग अलग चीज़ों में 1 बाई 1 इस तरह से पानी मतलब एक एक मेढ़ी बना के किया जाता है। तो जो कि निम्नलिखित सिंचाई के लिए विधियों में रेतीली मिट्टी के लिए कौन सी उपयोगी है? तो रेतीली मिट्टी के लिए जो कि सैंडी सॉइल के लिए कौन सी उपयोगी होगी? तो स्प्रिंकल इरिगेशन। क्यों होगी? अगर हम ऐसा नहीं करें तो सैंडी सॉइल जो कि थोड़े ही पानी में पूरा पानी सोख लेगी और बाकी आगे ये मूव भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो कि सूटेबल रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिजली के बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्न धातुओं में किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है? तो बिजली के बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और टंगस्टन क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन की जो कि टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी जो कि बहुत ज़्यादा होती है, और टंगस्टन जो कि फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं। मतलब इसका टेम्परेचर का जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसलिए वो गलता नहीं है, और इसलिए टंगस्टन सूटेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनिमल्स विच लाइक स्पॉन्ज एंड हाइड्रा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इन डन बाई। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो जैसे कि स्पंज और हाइड्रा जैसे प्राणियों के भोजन ऑक्सीजन का परिवहन पानी के द्वारा होता है, यानी क्यों किसके द्वारा होता है? तो सिर्फ पानी के द्वारा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है वाटर। उसके बाद तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पानी। राइबोजियम जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निर्धारित करते हैं, ये बढ़ती ग्रंथियाँ पाए जाते हैं। तो ये बढ़ती हुई ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये बढ़ती हुई ग्रंथियाँ जो कि जैसे कि राइबोजियम है, तो राइबोजियम जो कि बढ़ती हुई ग्रंथियाँ है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो रूट ऑफ लिगमेंट प्लांट यानी फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होता है। तो राइबोजियम जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का निर्धारण करते हुए बढ़ती ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होता है? तो 78% होता है। ऑक्सीजन कितने % होता है? तो 21% होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने % होती है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आँख की रेटिना पे वह क्षेत्र जहाँ कोई संवेदिक कोशिका नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ संवेदिक कोशिका नहीं होती है उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु। और उसके बाद जहाँ पर संवेदिक कोशिका नहीं होती है, नो इनसेंसनरी सेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होता है। उसके अलावा आँख में कौन कौन से लेंस लगते हैं? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस लगते हैं आँखों में, जो कि आँख में। उसके अलावा डिजीज कौन होती है? मायोपिया, हाइड्रोपिया होती है। उसके अलावा विटामिन ए कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए से रतौंधी बीमारी होती है, और रतौंधी बीमारी जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखाई नहीं देता है।
उसके अलावा इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो रेटिनल नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब होता है, करेक्ट आंसर है ब्लाइंड स्पॉट, जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एक अस्पष्ट रात्रि के दौरान अक्सर आकाश में उज्जवल प्रकाश धारिता दिखाई देती है, जो टूटता हुआ तारा कहलाता है। यह वास्तव में क्या होता है, तो ये वास्तव में जो कि उल्का होता है। तो उल्का जो कि वास्तव में होता है, और उल्का क्या होते हैं, जो कि आकाश में उज्जवल प्रकाश की तरह से चलता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्का। और उल्का से बनने वाली, एक बार पृथ्वी पे एक उल्का टकरा गया था, तो उल्का टकरा के कहाँ पे गिरा, पृथ्वी से टकराया तो ये मुंबई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में गिरा तो कौन सा लेक बनाया, तो लोनार लेक बनाया जिसे मेट्रोटिक लेक भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र में है। तो इसके अलावा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उल्का पिंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के इधर उधर आगे की गति को किस नाम से जाना जाता है। तो किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे की गति को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कंपन कहते हैं। जैसे कंपन क्या होता है, जैसे कि किसी बॉडी का वाइब्रेशन होने लगता है, जैसे इधर उधर या आगे पीछे हो जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। जैसे कि भूकंप आता है तो कंपन होता है। अच्छा, भूकंप को किस यंत्र से नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नाभिक में अर्ध ठोस पदार्थों और ये कोशिका के नाभिक में और ठोस पदार्थों से भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, जैसे कोशिका के नाभिक में क्या भरा रहता है, तो उसमें भरा रहता है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो कि न्यूक्लियाई होता है। उसके अलावा पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकांडिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केंद्रक द्रव्य। अपने प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, जिसमें आपको कोड यूज करना है ENG50, और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे और स्मार्ट तरीके से होती रहेगी, जिसमें इस कोड को अप्लाई करते ही आपको ENG50 करते हुए 499 की टेस्ट सीरीज जो मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। और इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, जिसमें कि सिस्टमेटिक वे में वीडियो पड़ी हुई हैं, जिसमें कि हमारे प्लेलिस्ट में हर वीडियो एक काफ़ी सिस्टमेटिक वे में पड़ी रहती है, जैसे कि एग्ज़ाम, उसके अलावा जैसे कि एक 1 बाय 1 हर टॉपिक का डिस्कशन रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी, और चैनल को लाइक करें, उसके बाद कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।